AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वन शॉट वीडियो। ठीक है, वन शॉट, वन वीडियो, वन यूनिट, यानी सारे जो यूनिट, एक यूनिट को हम एक लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके सेमेस्टर ओरिएंटेड है। और देखो, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं, यूनिट थर्ड को, आज पूरे थर्ड यूनिट को हम लोग क्या करने वाले हैं, शूट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग की एक मेजर सब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट थर्ड को पूरा फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, इस समय क्या है कि आप यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का पे एप्लीकेशंस अगर गूगल प्ले से डाउनलोड करते हैं और अगर इनरोल करते हैं कोर्स, तो आपको 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, कूपन लगा दीजिए एग्जाम 200। ठीक है, चलिए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिट थर्ड में हम सबसे पहले लेटेस्ट अपडेटेड AKTU सिलेबस 2025-26 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कंक्रीट प्रोडक्शन की बात करेंगे, बैचिंग क्या होता है। देखो, मैं जितनी चीजें यहाँ पे है सिलेबस, सारा इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, पार्टिकुलर लेक्चर्स में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी में कुछ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं कंक्रीट में, लास्ट टाइम मैंने बताया भी था। अगर इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आपको पूरा सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोर्स एनरोल कीजिए और सारा सिस्टमैटिक वे से पूरा का पूरा लेक्चर्स वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्यूरिंग के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, इलास्टिक मॉडुलस, पॉइजंस रेशियो, क्रीप्स, रिकेंस, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है, सब के बारे में यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट मोड में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस हमें क्या करना है, इस पार्टिकुलर लेक्चर्स में हमें कवर करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड को भी क्या करेंगे, मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, बस आप थोड़ा सा बने रहिए, ध्यान से देखिए लेक्चर्स को, जहां नहीं समझ पा रहा वहां वीडियो पॉज करिए, पीपीटीज को पढ़िए, लेक्चर्स को सुनिए, आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये, ठीक है, शानदार लेक्चर्स। ठीक है, बेसिक बात करेंगे कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट्स क्या है, कंक्रीट्स क्या है, एक आर्टिफिशियल स्टोन है जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलाया जाता है, सीमेंट का, सैंड का। देखो, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि सीमेंट्स हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल यानी गिट्टी को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, उसको कंसोलिडेट कर देते हैं हार्ड मास में। ठीक है, ड्यू टू केमिकल एक्शन, क्योंकि सीमेंट भी मिला रहे हैं तो सीमेंट्स का क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होगा, तो हमारी कंक्रीट्स क्या होती है, आपस में स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, हार्ड मास बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, समझते जाएंगे और थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम में क्या करना है, सारा जो यूनिट थर्ड है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, गुड क्वालिटी कंक्रीट इज एसेंशियल होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा कंक्रीट्स क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो हमारा सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, वाटर है, आपस में बढ़िया क्या है, मिला हो। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर हो। ठीक है, आपस में मिक्सिंग अच्छी हुई हो। ठीक है, वो सीमेंट हो, चाहे सैंड हो, चाहे फाइन एग्रीगेट हो, वाटर। ठीक है, विच कंसोलिडेटेड इनटू हार्ड मास ड्यू टू केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शंस की जब भी बात आएगी तो यहाँ पे सीमेंट प्लस H2O की बात करेंगे। सीमेंट में क्या है, पानी मिलाते हैं, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यही क्या है, मेजर हम कह सकते हैं कि चारों का क्या है, एक अलग क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। सीमेंट क्या है, बेंडिंग का काम करेगा, वाटर से जब मिलाएंगे तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। सैंड क्या करेगा, ठीक है, ये भी बांधने का काम करेगा, प्लस स्ट्रेंथ की बात करेंगे। कोर्स एग्रीगेट्स क्या होता है, जो हमारे ग्रेवल क्या होती है, ये वैल्यूम को बढ़ाता है जितना, और ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, तो इससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी क्या होती है, वो इकोनॉमिकल आती है। ठीक है, और वैल्यूम भी क्या होती है, ज्यादा कवर होती है। तो ये क्या है, हमारे चारे क्या है, चारों के चारों जो है
वेरी स्पेसिफिक पर्सन्स क्या है, हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट्स क्या होते हैं, वॉइड्स को फिल करते हैं। फाइन एग्रीगेट फिल अप वॉइड्स बिटवीन द पेस्ट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। सीमेंट क्या होता है, ध्यान से देखो यार, यहाँ पे ना मैं जो समझा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो कंटेंट है उसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे चीजों को सुनना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा और कंटेंट को मैं क्या करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सीमेंट इज अ कंजक्शन इन वाटर, ठीक है, एक्ट एज बाइंडर। मोबिलिटी ऑफ द मिक्सचर, मोबिलिटी का मतलब होता है कि सीमेंट जो हमारी कंक्रीट है वो प्लास्टिक स्टेट में है, उसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी वो कैसे प्लास्टिक में है, प्लास्टिक रीजन में है, ठीक है। सीमेंट एडेड फाइन एंड, आजकल क्या हो रहा है नाउअडेज, इंक्रीजली बाय यूज एडमिक्शंस। हम क्या कर रहे हैं, एडमिक्शंस डिफरेंट टाइप के, एक्सेलरेटर हो गया, रिटार्डर हो गया, ठीक है, प्लास्टिजर हो गया, सुपर प्लास्टिजर हो गया, ये सारे क्या है एडमिक्शंस होते हैं, जिसको हम कंक्रीट्स में एक स्पेशल केसेस के लिए, स्पेशल एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंक्रीट्स में मिलाते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल करना, ये तो हमारा होता है, हमारा अल्टीमेट क्या होता है कि क्वालिटी क्या है, कंट्रोल भी करना है और प्रोडक्शंस भी करना है, ठीक है। ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शंस यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ द बैच टू बैच, मतलब जितनी भी बैच मतलब है कि जैसे मान लो कि ट्रांजिट मशीन है, ठीक है, जिसको ट्रांजिट जो हमारा टीएम होता है, जो बैचिंग प्लांट से जाता है, उसमें हर एक बैच में जो कंक्रीट आ रही है, चाहे वो 6 MQ हो, 5 MQ हो, चाहे कितना भी हो, बट उसका क्या है कि जो स्ट्रेंथ है, बैच टू बैच स्ट्रेंथ क्या है, वो भी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि स्ट्रेंथ में हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा किसी भी बैच में, ठीक है। दिस रिक्वायर्स सम रूल्स टू बी फॉलोड इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, लेकिन अगर आपको अच्छा क्वालिटी कंट्रोल अगर आपको करना है, कि अच्छा कंक्रीट्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है, तो कुछ क्या होते हैं, सर्टन स्टेजेस होते हैं जिसको आपको फॉलो करेंगे तभी आपको एक गुड क्वालिटी कंक्रीट्स को देखने को मिलेगा। क्या स्टेजेस हैं, ध्यान से समझो। बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहीं पे बताता हूं मैं, ध्यान से सुनो भाई, एक बार सुन लोगे आपको पूरा चीज याद आ जाएगा, ठीक है। बैचिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैचिंग का मतलब होता है कि जो हमारी सैंड है, जो हमारी सीमेंट है, जो हमारी एग्रीगेट है, जो हमारी पानी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तौलते हैं, मेजरमेंट करते हैं। कि जैसे मान लो कि हमारे पास डिजाइन मिक्स है, मोस्टली क्या होता है, डिजाइन मिक्स पे काम किया जाता है, ठीक है। M20 के लिए हमारे पास सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वाटर, एडमिक्सचर्स, दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, हमारे पास डिजाइन मिक्स है, इसको एक बार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हमारे पास सीमेंट केजी में रहेगा, कितना लेना है, सीमेंट कितना लेना है, ग्रेवल कितना लेना है, वाटर कितना लीटर लेना है, एडमिक्सचर्स कितना मिलाना है, इन सभी रेशियो को क्या किया जाता है, बैचिंग किया जाता है, मतलब वेट किया जाता है। अब तुम कहोगे सर या तो बाई वेट कर दो, या तो वेट में ले लो, या फिर वैल्यूम में ले लो, ठीक है। वैल्यूम में जैसे M20 है तो हम क्या करेंगे, 1, 1.5, 3 में क्या करो, इसके रेशियो में बाई वैल्यूम ले लो, ठीक है। बट होता क्या है कि वैल्यूम जो होती है ना, बाय वैल्यूम जब बैचिंग करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, एक्यूरेट हमें क्वालिटी कंट्रोल हम उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, हमारी कंक्रीट्स पे हमारा जो कमांड होता है वो उतना नहीं हो पाता है जितना बाय वेट होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बाय वेट कंसीडर करते हैं, न कि वैल्यूम कंसीडर करते हैं। क्योंकि सैंड, मान लो सीमेंट है, सीमेंट को क्या करोगे, किसी भी बकेट में भरे, अब उसको तुम पुश करो, उसका वैल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सीमेंट क्या होता है कि वैल्यूम जो है ये डिपेंड करेगा कि हम सीमेंट को दबा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, विदाउट पुश किए हुए ले रहे हैं, तो वहां पे वेट पे डिफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलेगा। सैंड है, सैंड कैसा है, गीला है, सूखा है, तो उसका भी क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो अल्टीमेटली क्या है, इससे क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं हो पाता है, इसलिए जब वेट किया जाता है, बैचिंग किया जाता है, तो बाय वेट हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, डिजाइनिंग यही कहती है। ठीक है, जब हमें पता चल गया कितना इतना सीमेंट सैंड एग्रीगेट है, वाटर है, फिर हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। अब मिक्सिंग करने के दो तरीके हैं, देखो यही मैं बता रहा हूँ यार, ध्यान से सुन लोगे ना सब तुम्हें आ जाएगा। मिक्सिंग दो तरीके से हो जाता है, या तो गांव घर में देखो हम लोगों का छोटा छोटा जो घर बनता है उसमें मिक्सिंग कैसे करते हैं, हाथ से करते हैं, बाई हैंड करते हैं। जो जैसे छत ढलता है तो हम लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं, बाई मशीनरी करते हैं। उस समय क्या लाते हैं हम लोग, ड्रम वाली रोटेटिंग मशीन लाते हैं कंक्रीट मिक्सिंग वाली, उससे क्या करते हैं हम लोग, कंक्रीट को मिक्स कर लेते हैं। इसका मतलब है कि बाई हैंड भी कर सकते हैं, बाई मैनुअल भी कर सकते हैं, बाई मैकेनिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांजिट मशीन से हम लोग क्या करते हैं कि बैचिंग प्लांट से जहां पे हमें हमारा जो साइट है, जहां पे हमें प्लेसिंग करना है, वहां तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। जब हमारी टीएम पहुंच जाती है साइट पे, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, कॉन्क्रीट्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि हमारी जो कॉन्क्रीट्स जो प्लेसिंग हम करेंगे, वो जो हमारी हाइट है वो किसी भी कंडीशन से 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्लेसिंग हो गया। जब कंक्रीट बिछा लेते हैं तो फिर वही बात, एयर वॉइड्स को निकालने के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन किससे करते हैं, बाई हैंड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमें हाथ से, सरिया से ऐसी कंडीशंस हो जाती है जहां पे हम बाई हैंड करते हैं। लेकिन डिजाइनिंग की अगर बात करें, क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, तो हम लोग कॉम्पैक्शन हमेशा किससे करते हैं, वाइब्रेटर से करते हैं। चाहे वो प्लेट वाइब्रेटर हो, चाहे वो सर, ठीक है, चाहे वो निडल हो, तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर होते हैं। जब हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए हार्ड होता है, सीमेंट रिएक्शंस करेगा, तो क्यूरिंग करते हैं। ठीक है, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग फिनिशिंग कर देते हैं, डिसल्टरिंग करके। जहां पे भी हनी कॉम्बिंग वगैरह है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, या नहीं है तो डिसल्टरिंग करके हम लोग उसको फिनिशिंग कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेज है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। मैंने अभी जितना चीज समराइज में मैं आपको बताया ना, सेम यही चीज आपको यहां से देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो, ठीक है, बैचिंग ऑफ मटेरियल। बैचिंग ऑफ मटेरियल का मतलब है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट्स अगर आपको क्या करना है, और एक्यूरेट क्वांटिटी अगर हमें क्या करना है, कंक्रीट को प्रोड्यूस करना है, तो हमें जो भी इंग्रेडिएंट होगा उसको एक्यूरेटली हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीगेट हो, सीमेंट हो, वाटर हो, शुड बी मेजर्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ +-3% ऑफ द बैच क्वांटिटी, और एडमिक्शंस को प्लस, ठीक है, 5% ऑफ द बैच क्वांटिटीज को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इतना टॉलरेंस हम लोग +-3% सीमेंट और सैंड के लिए, और जो हमारा क्या है, एडमिक्शंस के लिए क्या है, 5% ऑफ द बैच क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, टू प्रिवेलेंट मेथड ऑफ बैचिंग, ठीक है, वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो वेट और दूसरा क्या है, वैल्यू। ठीक है, एक तो ये 5% और ये +-3%। तो ठीक है, ये चीज को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, द फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ बैचिंग शुड बी द साइज ऑफ जॉब। मतलब अगर हमें छोटा मोटा काम करना है तो हम बैचिंग जो है, जो बैचिंग करेंगे वो कैसा करेंगे, हम जो बैचिंग करते हैं बाई वॉल्यूम कर लेंगे। लेकिन अगर बड़ा काम है तो वहां पे हम लोग कैसे करेंगे, वहां पे हम लोग बाई वेट करते हैं। ठीक है, बैचिंग प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, बाई वेट क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम बैचिंग की बात हो रही है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हम बाई वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं। ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, एक्यूरेट मेथड नहीं है ये। ठीक है, इसको हम लोग डिजाइनिंग में नहीं यूज करते। हाँ, छोटा मोटा अगर काम है तो वहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं। देखो इसको बोला जाता है गेज बॉक्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, गेज बॉक्स। ये इसका जो डायमेंशन होता है वो 30 × 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी 1-1 फीट जो है लंबाई, LBH क्या होती है, 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की क्या होती है, एक गेज बॉक्स होता है। इसी में क्या किया जाता है, सीमेंट डाला जाता है। एक गेज बॉक्स जो है सीमेंट डाल दिए, जैसे मान लो 136 है, और इसी में फिर क्या करते हैं, 3 बॉक्स जो है सैंड डालते हैं, फिर 6 बॉक्स क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट यानी हम एग्रीगेट को डालते हैं और फिर मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, ये अच्छा मेथड नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। हाँ, छोटे मोटे जो स्मॉल जॉब के लिए ये ठीक है। ठीक है, तो
इस सॉइल इंग्रेडिएंट मेजर्ड बाय लूज वैल्यूम। लूज वैल्यूम मतलब कॉम्पैक्शन नहीं करना है, बस इसमें क्या है, जैसे सीमेंट है तो उसको हाथ से प्रेस नहीं करना है, ठीक है। लूज वैल्यूम हमें यहाँ पे करना है। स्टैंडर्ड बॉक्स नोन एज गेज बॉक्स, इसको गेज बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। और एन एग्जाम्पल वैल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड, अगर कोई सैंड भीगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसका जो वैल्यूम होगा इन लूज कंडीशंस वेट मच लेस होगा। कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। देन द सेम वैल्यूम ऑफ ड्राई कॉम्पैक्टेड सैंड है। सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट, सीमेंट को हमेशा 50 kg बैग में, देखो केजी में ही किया जाता है, ठीक है, बैचिंग प्लांट्स में। अब ये क्या होता है, ये हमारा एक्यूरेट मेथड होता है। कैसा होता है? एक्यूरेट मेथड होता है वेग बैचिंग, मतलब बाय वेट, ठीक है। अगर आपको जितना भी इंपॉर्टेंट वर्क अगर आपको करना है, वहां पे जो इतनी भी सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी डिजाइनिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वी यूज वेग बैचिंग, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेग बैचर्स आर यूज्ड, ठीक है। स्मॉल वर्क के लिए मैनुअल बैचिंग इज डन, मतलब जैसे घरों वगैरह में क्या होता है, जैसे मैनुअल बैचिंग हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटा मोटा है तो वहां पे मैनुअल करते हैं, बट अगर सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस बैचिंग प्लांट्स जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आगे हम इसका क्या दिखाने वाले हैं आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मिक्सचर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। फिर बैच मिक्सचर्स और ड्रम मिक्सचर्स, देखो ये क्या है, टिल्टिंग है, ये नॉन टिल्टिंग है, मतलब ये ऐसे नहीं टिल्ट नहीं होगा, ये टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी यूज होता है गांव वगैरह में। रिवर्सिंग ड्रम हो गया, और पेन टाइप मिक्सचर, ये सारे हमारे क्या है, कंक्रीट मिक्सचर है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, एंड बैच ऑफ इंग्रेडिएंट आर डन मैनुअली। वेग, ठीक है, मे बी आल्सो बी डन इन ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म वेगिंग मशीन। अगर लार्ज साइज का वर्क अगर हमें करना है तो बकेट इक्विपमेंट आर यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे हॉपर होता है जिसमें से डिस्चार्ज होता है बाय ग्रेविटी स्ट्रेट इनटू द मिक्सचर। इसमें देखो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे टीएम लाए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमारी कंक्रीट जो है आती है और यहाँ से क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। कंक्रीट्स क्या होता है, जो हमारे टीएम होता है उसमें एक हॉपर लगा होता है, और जो कंक्रीट्स में जो हमारी बनती है उसमें भी एक हॉपर होता है, उसी के नीचे लाते हैं और कंक्रीट्स को क्या करते हैं, उसमें टीएम में रख लेते हैं, ठीक है, भर देते हैं। इसके बाद आता है मिक्सिंग। एक चीज ध्यान रखना, बैचिंग करने के बाद मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। इसको इसलिए किया जाता है ताकि हम कंक्रीट्स को जो मास है उसको हम होमोजीनियस बनाएं, मतलब अच्छे से मिक्सिंग हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्रीगेट्स जो है हमारा सीमेंट पेस्ट से लुब्रिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। एक समान कलर का और कंसिस्टेंट हो जाए, जिससे हमारा एग्रीगेट पार्टिकल शुड बी हैव द कोट ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट शुड बी ब्लेंड इनटू अ यूनिफॉर्म मास, मतलब उसमें क्या है, ब्लेंड हो जाए, ठीक है, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। इसलिए मिक्सिंग किया जाता है ताकि हमारी जो कंक्रीट्स है वो यूनिफॉर्म कलर की हो जाए, उसको कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, ठीक है, उसमें और मास जो है होमोजीनियस हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। मैंने पहले ही भी बताया कि या तो हैंड मिक्सिंग करो या तो मशीन मिक्सिंग करो। मिक्सिंग हाथ से किया जाता है, जैसे छोटा वगैरह काम घरों वगैरह में तो हैंड मिक्सिंग ज्यादा यूज होता है। हैंड मिक्सिंग इज डन ओवर द इम्पीरियस फ्लोर। पता चला कि नीचे से, मतलब इम्पीरियस का मतलब कि हम हैंड मिक्सिंग ऐसी जगह करते हैं जहां पे जैसे मान लो कि मिट्टी वगैरह है, तो अगर उसमें हैंड मिक्सिंग करोगे तो जो पानी डालोगे वो क्या करेगा, वाटर सोख लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इम्पीरियस का मतलब कि एक हार्ड सरफेस पे हमें कंक्रीट्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या करते हैं, देखो गांव वगैरह में होता क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या नापा जाता है, गिट्टी नाप दी, ध्यान से समझना। पहले गिट्टी बिछा दी, गिट्टी के ऊपर क्या किया जाता है, गिट्टी बिछाए, ठीक है, उसके ऊपर सैंड डाल दिए, ठीक है, या फिर सैंड को ऊपर, मान लो सैंड जो है नीचे डाल दिए, सैंड के ऊपर फिर क्या कर दिए, गिट्टी डाल दिए, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिए, इसको मिक्स कर दिए, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यही होता है गांव वगैरह में स्मॉल जॉब में जहां पे हैंड मिक्सिंग किया जाता है, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट आर स्प्रेड ओवर द फ्लोर इन अल्टरनेट लेयर पे कर दिया जाता है। उसके बाद सीमेंट को उसके ऊपर करके क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। ड्राई स्टेट पे पहले मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद फिर पानी डाल के फिर अच्छे तरीके से उसको क्या किया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है हमारा हैंड मिक्सिंग में, ठीक है।
और हम तब तक ब्लेंड करते हैं, ठीक है, जब तक एक होमोजीनियस हमें क्या है, यूनिफॉर्म कलर्स हमें अचीव नहीं हो जाता है, ठीक है। एड सम, देखो जब हम हैंड मिक्सिंग करते हैं ना तो उसमें हम मशीन मिक्सिंग से 10% ज्यादा सीमेंट लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉस वगैरह को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। मशीन देखो ये इससे करेंगे तो हमारी कंक्रीट्स क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है, ठीक है। ये जितने भी मेजर वर्क होते हैं, ठीक है, वहां पे इसको किया जाता है, ठीक है। मिक्सर्स आर मेजरली क्लासिफाइड एज मिक्सर्स, कॉन्टिन्यूअस मिक्सर, ठीक है। बैच मिक्सर्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस मिक्सर्स होते हैं। बैच मिक्सर प्रोड्यूस कंक्रीट बैच बाय बैच विथ टाइम इंटरवल, इसकी बात हो रही है, ठीक है। देखो तो मिक्सचर्स के बारे में हमने बताया कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस मिक्सचर्स है, ये हमारा बैच या ड्रम मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो मिक्सिंग करने के बाद ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है, मतलब बैचिंग प्लांट से कंक्रीट्स को टीएम के द्वारा, ट्रांजिट मशीन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। तो उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा, कुछ किलोमीटर का रेंज होगा, कुछ यहाँ पे बात होगी किसकी, एडमिक्सचर्स की बात होगी। अगर ज्यादा दूर ले जाना है, हो सकता है कि हमारे कंक्रीट में कोई डिफेक्ट्स आ जाए, सेग्रीगेशन हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो इन सभी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंक्रीट शुड बी ट्रांसपोर्ट टू द प्लेस ऑफ डिपोजिशन, जहां पर डिपोजिशन हमें करना है एट द अर्लीस्ट विदाउट द लॉस ऑफ होमोजेनिटी ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, मतलब जो है होमोजेनिटी उसकी बिना लॉस किए हमें क्या करना है, डिपोजिट करना है, जहां प्लेस करना है, ठीक है, डिपोजिशन और प्लेस पे करना है। और मैक्सिमम 2 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ मिक्सिंग इज परमिटेड इफ ट्रक विद इग्निटर। इग्निटर क्या होता है कि जब टीएम देखो ना, उसके अंदर क्या होता है, इग्निटर्स होते हैं, मतलब एक स्पेशल टाइप्स की क्या होती है, कोट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इग्निटर्स क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं कि क्योंकि ये क्या होता है ना कि अगर जैसे मान लो कि हमने कंक्रीट्स को वेट या ड्राई वेट कंडीशंस मान लेते हैं, तो ये इग्निटर्स क्या करता है कि इस तरीके का उसके कह सकते हैं नीचेस होता है कि वो जल्दी सेट नहीं होने देता, ठीक है। तो इग्निटर्स अगर है तो 2 घंटा, अगर विदाउट इग्निटर्स है तो 1 घंटा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट्स को लेके चलते हैं, टाइम को। सेग्रीगेशन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट में सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या होता है, कई बार पूछा जाता है। सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग कुछ नहीं होता, मैं बता देता हूं। ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन का मतलब कंक्रीट में से कोर सेग्रीगेट, मतलब गिट्टी का अलग हो जाना। सेग्रीगेशन का मतलब है कि कंक्रीट में से कोर सेग्रीगेट यानी गिट्टी का अलग हो जाना सेग्रीगेशन कहलाता है, बस। ब्लीडिंग में मतलब होता है कि कंक्रीट से के टॉप सरफेस पे या कंक्रीट से जो हमारी स्लरी होती है, जो सीमेंट और वाटर पेस्ट का अलग हो जाए ना, ब्लीडिंग कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। The method adopted for transportation method is depend upon the size and importance of job. सही बात है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जो मेथड यूज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ये डिपेंड करेगा कि हमारी कंक्रीट्स की साइज कितनी है, कितना कंक्रीट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है, ठीक है। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट्स आर बिलो। अब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन कई तरीके से होती है, जैसे मोटार पैन, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे गांव वगैरह में बोलते हैं तगाड़ी वगैरह, तगाड़ी से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट्स को या मोटार को एक स्थान से दूसरे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये क्या होता है, लेबर इंटेंसिव तो होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि हैंड्स, अगर हम पैन से, अगर मोटार पैन से क्या करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लगता है, और इसलिए क्या है, एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर छोटा मोटा काम है तो वहां के लिए क्या है, पेन जो कन्वेज होता है वो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वर्क के लिए, ये क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट्स के लिए ये सुटेबल होता है, ठीक है। This may lead to evaporation from the water from the concrete, particularly in hot weather and under condition of low humidity. इसमें क्या होता है, सेटिंग भी जल्दी होता है क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। तो मोटार पेन से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के मोड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्हील बैरो,
कई बार आप लोगों ने डेफिनेटली इसको देखा होगा, सबसे ज्यादा बार देखा होगा आप लोगों ने जब स्लैब कास्टिंग होती है, छत कास्टिंग होती है, इसमें कंक्रीट जो है फिल करके यहाँ पे क्या होता है, एक हैंड जो एक वुडन क्या होता है, हैंड लगा होता है, इसके हम लोग पुश करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, व्हील लगा होता है, और इससे हम लोग आसानी से क्या करते हैं, कंक्रीट्स को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, कंक्रीट्स क्या है, लेकिन इसके लिए दीज आर यूज फॉर कंक्रीटिंग रिजिड पेवमेंट। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिजिड पेवमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर लॉन्ग हॉल्स ड्यू टू अनइवन ग्राउंड सरफेस सेग्रीगेशन में भी टेक प्लेस। अगर मान लो कि क्या होगा कि व्हील के लिए अगर रिजिड पेवमेंट्स अगर नहीं रहेगा ना, तो इसमें सेग्रीगेशन आने की क्या होती है, चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पिन्यूमेटिक व्हील्स होता है स्टील व्हील की बजाय। ठीक है, ताकि जर्क कम हो, इससे सेग्रीगेशन ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। वुडन प्लैंक लगे होते हैं यहाँ पे, टू मेट इज ओवल बैरो आर द मूव टू चेक वाइब्रेशन इन द बैरो एंड दस रिजल्ट इन रिड्यूस सेग्रीगेशन। इससे क्या होता है, सेग्रीगेशन कम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द यूजफुल फॉर स्मॉल जॉब, स्मॉल हॉल्स एंड ओवर मडी ग्राउंड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। एवरेज कैपेसिटी जो होती है व्हील बैरो की, इसकी वो क्या होती है, 35 लीटर या 80 केजी के आसपास होती है। ठीक है, व्हील बैरो की। इसके बाद क्या होता है, डंपर। डंपर्स ट्रक क्या होता है, इससे भी कंक्रीट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर तक की कैपेसिटी होती है। ये जनरली क्या होते हैं, 2 से 3 क्यूबिक मीटर्स क्या होते हैं, एक बार में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा डंपर्स की। और ट्रक जो होता है वो 4 क्यूबिक मीटर्स जो है कैपेसिटीज की होती है। अगर हमें लंबा दूरी तक ले जाना है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सेग्रीगेशन नहीं हो। ठीक है, इसके बाद आता है बकेट एंड रोपवे। कई बार क्या होता है, हिली एरिया में बकेट और रोपवे से कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। ठीक है, हालांकि ये बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये वैली वगैरह में या फिर और कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ पियर डैम्स वगैरह में हो गया। ठीक है ना, हिली एरिया में बेसिकली इसको यूज किया जाता है। द बकेट इज ब्रॉट क्लोज टू द मिक्स साइट। ठीक है, जो बकेट्स क्या होते हैं, उसको जहां पे मिक्स किया जाता है, कंक्रीट बनाया जाता है, वहां पे रखा जाता है और फिल किया जाता है एंड मूव ओवर रोपवे टू द एट द साइट ऑफ पोजीशन, मतलब डिपोजिशन, जहां पे हमें साइड्स पे डिपोजिशन करना है कंक्रीट्स का, वहां पे हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। बिल्ट कन्वेयर, देखो इसका यूज ना बहुत लेस होता है। इसको एक तरह से कह सकते हैं, इसको अगर आप नहीं लिखोगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत कम यूज होता है। वेरी लिटिल क्या होता है, ये कंक्रीट जो है ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट इज बिल्ट कन्वेयर बहुत कम यूज होता है। क्योंकि इसमें ना दिक्कत क्या है जानते हो, इसको पढ़ना इसलिए जरूरत नहीं है, जहां पे सेग्रीगेशन और ड्राइंग हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम इसको यूज तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, कंक्रीट सेग्रीगेशन ड्यू टू स्टेप स्लोप, क्योंकि ये स्लोप में होता है। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, स्लोप में होता है, तो वहां पे सेग्रीगेशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद पंपिंग हो गया, जैसे बूम वगैरह लगाते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये बूम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस बूम के जस्ट बगल में एक पाइप गई होती है, उस पाइप में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर से इसको बोला जाता है बूम। ठीक है, बूम। अब इसमें क्या किया जाता है, कंक्रीट को पंपिंग किया जाता है। पंपिंग का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट लिक्विड स्टेट में बनाया जाता है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से बूम के द्वारा हम लोग कास्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गया, टनल हो गया, या फिर ब्रिजेस हो गए, या फिर ऐसी जगह है जहां पे कंक्रीट मैनुअली करना आसान नहीं है, वहां पे हम लोग पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, कंक्रीट्स में एक हॉपर होता है। देखो इसमें होता क्या है, मैं बताता हूं। इस जो हमारी बूम होती है ना, इसमें एक हॉपर लगा होता है, और कंक्रीट्स जो हमारी क्या होती है, कंक्रीट्स को जो टीएम होता है उससे हम लोग कंक्रीट्स को उस हॉपर में गिराते हैं, और बाई क्या है, पंपिंग, यानी प्रेशर के द्वारा कंक्रीट्स को पाइप के थ्रू एक उस पंपिंग किया जाता है, और कंक्रीट आसानी से हमारी कास्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें क्या होता है, ठीक है, सिस्टम होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, मैंने जितनी बात बताया अभी सेम वही चीज है। ठीक है,
देखो द पाइप इज मेड स्टील का बना होता है, एल्युमिनियम का या फिर प्लास्टिक साइज एमंग, ठीक है। साइज कितना होता है 80 to 200 mm डायमीटर का होता है। जो पंप की कैपेसिटी होती है 15 से 150 MQ पर आवर, यानी 15 से लेकर 150 MQ पर आवर हम जो है अवेलेबल है मार्केट में। हम लोग 1 घंटे में 150 MQ जो है कास्टिंग कर सकते हैं, सोचो, ठीक है, पंपिंग के द्वारा। 400 मीटर हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, पंपिंग कर सकते हैं, कंक्रीटिंग कर सकते हैं, और 80 मीटर हाइट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं, मतलब हाइट पे। कोहेसिव होना चाहिए, फैटी होना चाहिए, इट शुड बी है स्लम्प, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हो। कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए, स्लम्प कितना होना चाहिए, ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देखो फिर वही है, टू एग्जाम 200 कोर्स मतलब कूपन कोड लगा के आप 200 रुपए का क्या है ऑफ पा सकते हो, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, प्लेसिंग होता है, ठीक है। टू अचीव क्वालिटी कंक्रीट इट शुड बी प्लेस्ड विथ, ठीक है, ऑटमोस्ट केयर सिक्योर, मतलब यहाँ पे है कि बहुत सावधानी से हम लोग क्या करते हैं, विदाउट होमोजेनिटी को लॉस हुए कॉन्क्रीट्स को हम लोग क्या करते हैं, विदाउट सेग्रीगेशन हुए हम लोग कॉन्क्रीट्स को प्लेस करते हैं, यही हमारा टारगेट होता है, ठीक है। एविडेंस ऑफ सेग्रीगेशन इन ट्रांसपोर्टेशन। Research has shown that delay placing of concrete result is gain in ultimate compressive strength provided the concrete can be adequately compacted। मतलब क्या है, ये पर्याप्त क्या होता है, कंक्रीट एडिक्वेटली का मतलब क्या है, सफिशिएंट, ठीक है, compacted होता है। For dry mixture in hot weather delay of half and 1 hour it is allowed where that wet mixtures in cold weather it may be several hours, ठीक है। प्लेस की बात हो गई। अब प्लेसिंग के बाद क्या होता है, कॉम्पैक्शन किया जाता है, ठीक है। कॉम्पैक्शन किया जाता है ताकि देखो एक तो हो गया हैंड का कॉम्पैक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है, बाय वाइब्रेशन कॉम्पैक्शन। देखो कॉन्क्रीट्स को बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, वाइब्रेटर्स होते हैं जिनका यूज अलग अलग जगह पे किया जाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर का यूज किया जाता है, मोस्टली यही यूज होता है, मोस्टली यूज्ड, ठीक है। ये क्या है, प्लेट जो है, डीजल वाइब्रेटर्स, पेट्रोल वाइब्रेटर भी यूज किया जाता है, प्लेटफॉर्म भी यूज किया जाता है, बट सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर्स, ठीक है, ये किया जाता है। तो अल्टीमेटली देखो कॉम्पैक्शन की बात करें, कॉम्पैक्शन क्यों किया जाता है, आफ्टर कंक्रीट इज प्लेस्ड एट द डिजायर्ड लोकेशन, अब जहां पे कास्टिंग करनी थी, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोसीड द कंक्रीट और प्रोडक्शन इज द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन किया जाता है, कॉम्पैक्शन इसलिए किया जाता है कि कंक्रीट्स में क्या होती है, एयर वाइड्स होते हैं। एक चीज और ध्यान रखो, अगर कंक्रीट्स में 5% अगर वाइड्स है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कंक्रीट्स में बाई द वेट ऑफ जो हमारी कॉन्क्रीट्स होती है, अगर उसका 5% वाइड्स अगर हमारे कॉन्क्रीट्स में है और अगर 10% वाइड्स अगर हमारे कॉन्क्रीट्स में है, तो हमारी स्ट्रेंथ 30%, ठीक है, ऑफ द वेट ऑफ जो हमारी कॉन्क्रीट होती है, 30% वेट ऑफ द कॉन्क्रीट्स क्या होती है, स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस घट जाती है, और इसमें क्या होता है 50% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए तो क्या किया जाता है, कॉम्पैक्शन किया जाता है। अगर हमारे कंक्रीट्स में 5% अगर वाइड्स आता है, एयर वाइड्स आता है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट्स की वो अल्टीमेटली क्या होगी, 30% रिड्यूस हो जाएगी। अगर 10% वाइड हुआ तो 50% स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे एयर इज इंट्रैप्ड इन कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन एंड देयर इज पॉसिबल पार्शियल सेग्रीगेशन आल्सो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों एडवर्सली इफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट की, इसलिए कॉम्पैक्शंस को हम लोग किया जाता है, ठीक है। इंटरप्ट करते हैं वाइड्स को, एलिमिनेट द सेग्रीगेशन अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस डेंस मास, ठीक है, मास। तो अल्टीमेटली कॉम्पैक्शन इसलिए किया जाता है कि हम जब क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे कॉन्क्रीट्स में जो एयर इंट्रैप्ट होते हैं वो उनको इंट्रैप्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है कॉन्क्रीट्स के, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5% अगर वाइड्स होगा तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ को 30% रिड्यूस करेगा, अगर 10% होगा तो ये 50% स्ट्रेंथ को क्या करने वाला है, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शंस को किया जाता है। अब दो तरीके से कॉम्पैक्शंस की बात करते हैं, तो हैंड कॉम्पैक्शन, मशीन कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शंस भी क्या है, दो तरीके से होते हैं।
छोटा काम है, अनइम्पॉर्टेंट काम है, कोई बहुत ज्यादा परमानेंट काम नहीं करना, टेम्परेरी काम करना, क्यों वाइब्रेटर लाएंगे, क्यों चलाना है? हम हाथ से ही क्या करेंगे, उसको कॉम्पैक्शन कर देंगे सरिया से, रॉड से, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट जॉब्स के लिए, स्मॉल वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर थिन एलिमेंट सच एज स्लैब, जैसे स्लैब हो गया या फिर ऐसा मेंबर हो गया जो कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है, वहां पे हैंड कॉम्पैक्शन किया जाता है, ठीक है। This method can be used for mixtures with any workability except a fluid or very plastic mix. हैंड कॉम्पैक्शन इज असिस्टेड बाय रोडिंग, रैमिंग एंड टेम्पिंग। वही मैंने बताया कि इसको क्या करते हैं, रोडिंग करते हैं, रैपिंग एंड टेम्पिंग कर किया जाता है, ठीक है। हैंड कॉम्पैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है यार कि जहां पे कंक्रीट हमने बिछाया, वाइब्रेटर नहीं यूज करेंगे, कंक्रीट से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सरिया है, ठीक है, सरिया कितने डाया की होनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ है कि 16 mm डाया का और 2 मीटर लेंथ जो है स्टील रॉड को हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट्स को, ठीक है, कॉम्पैक्शन कर लेते हैं, बस यही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 99% हमें वाइब्रेटर्स को यूज करना है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड मेथड फॉर कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट फॉर एनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन क्या करता है, इम्पार्टेड द फ्रेश कंक्रीट रिड्यूस इंटरनल फ्रिक्शन, ये इंटरनल फ्रिक्शन को कम करता है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द कंक्रीट एंड सिटिंग पार्टिकल इन द मोशन, दस प्रोड्यूस अ डेंस एंड कॉम्पैक्टेड मास। ये क्या करेगा, जो हमारे डेंस कर देगा और ये क्या करेगा, कॉम्पैक्ट मास कर देगा, यानी अल्टीमेटली डेंस का मतलब है कि डेंसिटी को बढ़ा देगा ये, ठीक है। जो हमारी कंक्रीट्स होगी फ्लूइडाइज्ड हो जाएगी एंड इंटरनल फ्रिक्शंस बिटवीन एग्रीगेट पार्टिकल रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी कंक्रीट्स में जो एयर है, वाइड्स है, वो क्या हो जाएगी, हमारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। कंक्रीट्स डेंसर हो जाएगा, ठीक है, घना हो जाएगा। वाइब्रेशन डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बट कंक्रीट ऑफ हायर स्ट्रेंथ। अगर मान लो कंक्रीट्स का हायर स्ट्रेंथ का है एंड बेटर क्वालिटी अगर हमें करना है तो लेसर वाटर एंड सीमेंट कंटेंट हमें चाहिए, ठीक है। वाइब्रेशन स्टीफ कंक्रीट विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो कैन बी आल्सो बी वेल कंपैक्टेड। फुल अगर हमें कॉम्पैक्शन करना है, वाइब्रेशन कंसिडर्ड फॉर सफिशिएंट व्हेन एयर बबल, ठीक है, is to appear and sufficient mortar appears to close the surface intersection and facilitate easy finishing operation। अल्टीमेटली क्या है, देखो इसको पूरा का मतलब ये हुआ कि कॉम्पैक्शन इसलिए किया जाता है कि हमारी जो कंक्रीट्स होती है उसमें एयर वॉइड्स होते हैं, एयर वॉइड्स हमारे स्ट्रेंथ को कम करते हैं, एयर वॉइड्स क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को हमारे कम कर देते हैं, हमारे जो हमारी कंक्रीट्स होती है, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। इसलिए हम लोग कॉम्पैक्शन किया जाता है ताकि हमारी कंक्रीट्स क्या है कि डेंस हो जाएगी, कॉम्पैक्ट मास हो जाएगा, जिससे हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इससे बेटर क्वालिटीज आएगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्यों किया जाता है, क्यूरिंग इसलिए किया जाता है, देखो कंक्रीट्स जो हमारी सीमेंट होती है ना, इसमें C3S, C2S, फिर C3A, C4AF, ये क्या है, ये हमारे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, किसमें, सीमेंट में। ये क्या करते हैं, जैसे ही पानी के संपर्क में आते हैं इनका अलग अलग रोल हो जाता है। जैसे C3A क्या करता है, जैसे C3A सीमेंट में जब हम पानी डालते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन सबसे पहले कर लें, ठीक है ना, जो हमारी रिएक्शन स्टार्ट करता है वो C3A करता है। सबसे ज्यादा जो धुआं निकलता है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है, वो 840, हमने बताया था कि 840 जूल प्रति ग्राम क्या होती है, ठीक है ना, ये हमारी क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा, C3A करेगा, फिर हमारा C3S, फिर C2S और C4AF करेगा, ठीक है। बट C3S जो होता है, इनिशियल जो हमारी सेटिंग होती है, जो हमारी इनिशियल कुछ दिन, तो जैसे मान लो कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सीमेंट की, जैसे मान लो OPC सीमेंट है, जैसे मान लो IST इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को कंट्रोल कर रहा है, तुरंत स्टार्ट कर दे रहा है, कौन, ये C3A स्टार्ट कर दिया है। बट इसका जो FST होगा, फाइनल सेटिंग टाइम, जो 10 घंटे होती है, वो C3S करेगा। बट
लेकिन अभी ये 99% हुआ है, बट 1% अभी भी स्ट्रेंथ को गेन करना अभी बाकी बचा हुआ है, जो एक सर्टेन लॉन्ग टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद क्या करेगा, C2S क्या करेगा, उसको अचीव करेगा। इसके क्यूरिंग किया जाता है कि ये क्या होता है कि गेन स्ट्रेंथ को गेन करता है और हार्ड करता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। बस केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड मॉइस्चर, मतलब पानी की जरूरत होती है, फेवरेबल टेम्परेचर, और रेफर्स टू द क्यूरिंग पीरियड्स, क्यूरिंग की पीरियड्स की जरूरत होती है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद क्यूरिंग पीरियड। मान लो तुम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हमें क्यूब की निकालनी है, अगर आपने दो क्यूब लिया, मतलब 2 स्पेसिमेन लिया, ठीक है, एक सैंपल से 2 स्पेसिमेन बना लिया आपने। हमने बोला कि एक को कम क्यूर करते हैं, एक को ज्यादा क्यूर करते हैं, मतलब एक को 28 दिन करते हैं, एक दिन 7 करते हैं। आपको 28 दिन वाले का स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो कंक्रीट जो है केमिकल जो रिएक्शंस कर रही है, जो केमिकल एक्शन करना है सीमेंट, उसके लिए सफिशिएंट क्या मिल रहा है, उसको वाटर मिल रहा है। और सीमेंट जब वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, जितना ज्यादा करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं जितना ज्यादा मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं कि हमें 10 साल तक कोई क्यूरिंग करनी है, नहीं, ठीक है। बट क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो क्या है पीरियड्स टाइम है, जिसमें वो क्या करेगा, अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अचीव करेगा 28 डेज में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, फिर वही जो मैंने बताया C3S क्या करता है, ठीक है, इसी के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, सारा चीज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पे बहुत ज्यादा समझाने की चीज है, जो आप चीज के आपके बस का बाहर है, या आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे डाउट हो सकता है, वहां पे मैं कैप्चर कर रहा हूं। आप इन सभी चीजों को आप अपने से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्यूरिंग, आप देखो क्यूरिंग्स के भी मेथड्स होते हैं, कैसे, कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे कई बार वाटरप्रूफ पेपर लगा दिया जाता है, गनी बैग से होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, बिटुमिन लेयर होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट में भी केप्ट मॉइस्ट बाई अ नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। चाहे वो सप्लाइंग एडिशनल मॉइस्चर टू कंक्रीट ड्राइंग अर्ली हार्डनिंग पीरियड बाय पॉन्डिंग हो गया, स्प्रेइंग हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, या प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट बाय सीलिंग द सरफेस ऑफ कंक्रीट बाय मेम्ब्रेन्स फॉर्म्ड बाय क्यूरिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वाटर क्यूरिंग इज डन बाय कवरिंग द कंक्रीट सरफेस को हम लोग गनी बैग, जिसको जूट की बैग बोलते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट जो हमारी कास्टिंग हुई होती है उसको भिगो देते हैं, और एक बार क्या करते हैं, उसको जब तराई कर देते हैं, क्यूरिंग कर देते हैं, तो वो दिन भर क्या रहता है, जल्दी इवोपोरेट नहीं होता है, ठीक है ना, गीला रहता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। वाटरप्रूफ पेपर किया जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक हो गया स्टीम क्यूरिंग। स्टीम कैसे होगा, भाप से होगा, जो भाप से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल केस होता है। क्यूरिंग कैन बी आल्सो एक्म्प्लाइज्ड बाय द आर्टिफिशियल हीट। आर्टिफिशियल हीट तो है, हम क्या कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हैं, तो एक तरह से आर्टिफिशियल हीट होता है, व्हाइल द कंक्रीट इज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशंस। बोथ ऑफ दीज कंडीशंस कैन बी फुलफिल्ड बाय यूज ऑफ स्टीम क्यूरिंग। This method of curing is also known as accelerated curing since the increase the rate of strength, ठीक है, ये अचीव करेगा, ठीक है। ये देख लेना भाई, अगर परचेज करना चाहते हो तो ये लगा लो, ठीक है ना। ये अटेंशन के लिए है कि आप जो है सीरियसली इस चीज को फॉलो करें, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिनिशिंग। अब आता है फिनिशिंग की बात आती है, ठीक है। फिनिशिंग की जब बात आती है, लास्ट हमारा क्या था, फिनिशिंग था। जब हम फिनिशिंग की बात करते हैं, हमें हाई स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें क्या करना है, अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो द फिनिश ऑफ द अल्टीमेट प्रोडक्ट इज नॉट द प्लेजेंट। जो जब हम डिसेक्टरिंग करते हैं ना, शटरिंग को खोलते हैं, कई बार कहीं कंक्रीट्स जो है स्लरी देखने को मिलता है, कई बार हनी कॉम्बिंग देखने को मिलता है, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, ठीक है, तो वो देखने में अच्छा नहीं होता, तो वहां पे हमें फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिनिशिंग क्या कैसे होता है, जैसे फॉर्म वर्क फिनिशिंग हो गया, मतलब कंक्रीट कैन टेक अप द शेप ऑफ द फॉर्म। जैसे जिस भी फॉर्मा में हम लोग कंक्रीट को डालते हैं, वही फॉर्मा क्या करता है, जो कंक्रीट्स होती है वो शेप को गेन कर लेती है। लेकिन हमें क्या किया जाता है, द वेराइटी ऑफ लुक्स कैन बी हैड द आर्किटेक्ट इमेजिनेशंस बाय केयरफुल प्रिपरेशंस ऑफ वर्क, प्रॉपर मिक्स ऑफ डिजाइन एंड गुड वर्कमैनशिप, स्मूथ सरफेस कैन बी अचीव्ड, प्री फैब्रिकेशंस यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू फाइन फिनिश, ठीक है। लेकिन सरफेस ट्रीटमेंट कई बार करना पड़ता है, मतलब हनीकॉम्बिंग वगैरह आ जाएगी तो हम लोग करना पड़ेगा।
द टाइप ऑफ सरफेस ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द कंक्रीट सरफेस टू बी यूज्ड। ठीक है, अगर पेवमेंट सरफेस है तो वहां पे प्लेन आएगा, मान लो कि सरफेस अगर है क्या है पेवमेंट से तो वहां पे प्लेन आएगा, बट सफिशिएंट रफनेस टू एग्जिबिट स्किड रेजिस्टेंस। तो इसलिए हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, ब्रूम्ड या स्क्रैचिंग वगैरह करना पड़ेगा। जैसे मान लो रोड एकदम बिल्कुल प्लेन हो गया बिल्कुल, तो वो क्या होगा, स्किड रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत फिसलन होने लगेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एग्जिबिट करना है। इसके बाद आता है अप्लाइड फिनिशेस। देखो जो हमारी एक्सटीरियर सरफेस ऑफ कंक्रीट्स होती है, इसको हम लोग मॉडिफाइड किया जाता है क्यों, प्लेजेंट लुक के लिए, ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रफनेस क्लीन एंड वेटेड करते हैं कंक्रीट पेस्ट को, और इसमें 1:3 को हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट मोटार को अप्लाइड करते हैं, मतलब प्लेजेंट बनाने के लिए। यार डिफरेंट टाइप्स के घर के सामने जो डिजाइनिंग करते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग जो रफ सरफेस होती है उसको क्लीन करते हैं, वेटेड करते हैं, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि प्लेजेंट लुक्स के लिए सारी चीजें की जाती है। मोटार, ठीक है, रेंडरिंग कैन बी गिवन अ नंबर ऑफ सरफेस फिनिशेस सच एज सैंड फिनिशिंग हो गया, रफ कास्ट फिनिश एंड पेवर्ड डैश। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझ लो वर्केबिलिटी क्या होती है। कंक्रीट्स को अच्छे से बैचिंग करो, मिक्सिंग करो, ट्रांसपोर्टिंग करो, वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन रखो। इसके बाद प्लास्टिक स्टेट में एक जगह से दूसरे जगह पे आप कैसे आसानी से, ठीक, इजी टू प्लेस, ठीक है, मतलब आसानी से आप कैसे प्लेस कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है, वर्केबिलिटी कहती है। ठीक है, जैसे कंक्रीट जो फ्रेश होती है वो प्लास्टिक स्टेट में होती है, उसको हम लोग किसी भी डिजायर्ड शेप एंड जो है साइज में क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप एंड डिजायर्ड में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड थ्योरेटिकल वाटर सीमेंट रेशियो टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन विद सीमेंट, चाहिए हमें वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, थ्योरेटिकल जो हमारा क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 240x⁵। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। एंड कॉपी द जेल स्पेस रेशियो इज 0.4। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, द वाटर सीमेंट रेशियो एट द साइड में भी वेरीज बिकॉज वाटर सीमेंट रेशियो साइज पे वेरी करता है, क्यों, प्रेजेंस ऑफ फ्री सरफेस मॉइस्चर ऑफ द एग्रीगेट की फ्री मॉइस्चर पे। देखो एग्रीगेट्स क्या होगा, जैसे मान लो ऊपर वाला जो लेयर होगा, मान लो एग्रीगेट्स एक जगह रखा हुआ है, तो मान लो ऊपर का सरफेस कैसा है, वो मान लो ड्राई स्टेट में है, बट जैसे हम अंदर गए तो वहां पे क्या है, मॉइस्ट है, तो ये क्या करेगा, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर कोई मान लो कि कोई एग्रीगेट्स है जो कैसा है, पोरस एग्रीगेट्स है या फिर ड्राई स्टेट में है, तो वो भी क्या करेगा, इसको फ्लक्चुएशंस करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द above limitation other characteristic workability हो गया, again reflective water cement ratio become important। ठीक है, इसके बाद आता है theoretical, ध्यान से समझना भाई, theoretical water cement ratio used will not give the maximum strength because, ये maximum strength क्यों नहीं देता, because of the reason stated above। 100% compaction of concrete will give maximum strength, सही बात है, and can be obtained in increasing water cement ratio। अब देखो जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे उतना कॉम्पैक्शन तो बढ़ेगा, बट एक चीज ध्यान रखना कि अगर तुम ज्यादा कॉम्पैक्शन करोगे, अगर मान लो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दिए तो हमारी स्ट्रेंथ पे भी प्रभाव पड़ेगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ अगर अच्छी चाहिए तो हमें वाटर सीमेंट रेशियो को क्या करना पड़ेगा, लिमिट से कम रखना पड़ेगा, 0.4 रखना पड़ेगा, 0.45 रखना पड़ेगा। 0.67 अगर हम कर देंगे या 0.6 कर दिए तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, 0.4 के कंपेयर में कम आएगी। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट क्या होगा, जैसे मान लो अगर वाटर कंटेंट बढ़ा दिए, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर वाटर सीमेंट को तुम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, हमारे जो स्ट्रेंथ है उसको कम करेगा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो इन वाटर कंटेंट एट द साइड, नॉर्मल प्रैक्टिस टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट टू द मेक द कंक्रीट वर्केबल, तो इससे क्या होगा, लोअर स्ट्रेंथ आ जाएगी। यही मैं बोल रहा था। ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन की अगर बात करें
तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करता है वर्केबिलिटी को। मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब कि सीमेंट और एग्रीगेट किस रेशियो में हम मिला रहे हैं, ये भी वर्केबिलिटी को क्या करता है, लार्जली एक्सटेंड करता है, मतलब इन्फ्लुएशन में ये भी आता है। ठीक है, अगर हायर रेशियो ऑफ लीनर विल बी द कॉन्क्रीट्स, ठीक है, पतला अगर होगा इन अ लीन कॉन्क्रीट्स paste available for lubrications for per unit surface area of aggregates will be less and hence workability is reduced। अगर कंक्रीट्स को तुम पतला कर दोगे तो क्या करेगा, लीन कर दोगे तो हमारी जो वर्केबिलिटी होगी वो तो रिड्यूस भी होगी, बट हमारा अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट्स की, ठीक है ना, वो भी क्या होगी, लेस हो जाएगी। एग्रीगेट साइज डेफिनेटली क्या होगा, वर्केबिलिटी पे डिपेंड्स करती है कि हम द साइज ऑफ एग्रीगेट ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज वेटेड इज लेस as less paste is required for lubricating the surface to reduce internal friction. For a given water content, big size aggregates give higher workability। मतलब अगर हम ले छोटे क्या है 10 mm, 5 mm, 8 mm अगर हम लोग क्या करते हैं एग्रीगेट्स को यूज करते हैं या 20 एज कम्पेयर टू 20 mm, 25 mm, तो उससे क्या होगा, हमारा जो वर्केबिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये भाई ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद शेप ऑफ एग्रीगेट का शेप भी क्या करता है, एंगुलर है, रफ है, फ्लैकी है, तो ये भी क्या करेगा, हमारे एग्रीगेट्स को क्या करने वाला है, ये हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। इस चीज को ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो अगर मान लो कि राउंड एग्रीगेट्स है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, सो लेस लुब्रिकेटिंग होगा, रिक्वायर्ड की जरूरत होगी। फॉर द रीजन रिवर सैंड एंड ग्रेवल प्रोवाइड ग्रेटर वर्केबिलिटी देन क्रस्ड सैंड एंड एग्रीगेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ठीक है, सो लेस लुब्रिकेटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर द रीजन, ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, फिर आता है क्या, सरफेस टेक्सचर भी इंपॉर्टेंट है वर्केबिलिटी के लिए, कि हमारा रफ जो सरफेस जो है एग्रीगेट वो रफ है, स्मूथ है, किस तरीके का है, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ग्रेड ऑफ एग्रीगेट, जो हम ग्रेड यूज कर रहे हैं, चाहे प्योरली ग्रेडेड है, ठीक है, या वेल ग्रेडेड है, तो ये प्योरली ग्रेडेड जो एग्रीगेट्स होता है ये मोर क्या होता है, वर्केबल होता है। इट इज सो बिकॉज इट्स सच अ मिक्स विल हैव लीस्ट वाइट्स, इसमें वाइट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, दस एक्सेस सीमेंट पेस्ट विल बी अवेलेबल एज लुब्रिकेंट, और ये क्या करेगा, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है, बचाता है। मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, देखो वर्केबिलिटी को मेजर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, यही सब तो आएगा एग्जाम में। वर्केबिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो इसके लिए कुछ टेस्ट होता है, जैसे स्लम्प टेस्ट हो गया, वीबी टेस्ट हो गया। ठीक है, तो स्लम्प टेस्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, दिस टेस्ट इज स्पेसिफाई फॉर द प्रोसीजर टू अडॉप्टेड आइदर इन लेबोरेटरी और ड्यूरिंग द प्रोग्रेस वर्क इन द फील्ड। मतलब इसको स्लम्प जो टेस्ट होता है ना, इसको हम लैब में भी कर सकते हैं और एट द साइट पे भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वैसा लिमिटेशंस नहीं है कि इसको हम केवल लैब में ही करेंगे। ठीक है, डिटरमाइनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट वेयर नॉमिनल मिक्स साइज ऑफ एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 38 mm, 38 mm से ज्यादा नहीं साइज एक्सीड करना चाहिए। वर्केबिलिटी अभी मैंने बताया था, आफ्टर मिक्सिंग द कंक्रीट इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड। देखो ये क्या है वर्केबिलिटी यहाँ पे, आफ्टर मिक्सिंग अ कंक्रीट मिक्स करने के बाद इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, कॉम्पैक्टेड, फिनिश्ड, प्लेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। कंक्रीट इज कॉल्ड वर्केबल कंक्रीट। समझ में आया क्या? कंक्रीट को मिक्सिंग करने के बाद आप इजिली ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, उसको फिनिश कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को वर्केबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर वाटर कंटेंट को क्या करोगे तुम, अगर वाटर कंटेंट को क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर वाटर कंटेंट की बात करें तो वर्केबिलिटीज क्या है, ये वर्केबिलिटी डिपेंड कर रही है वाटर कंटेंट्स पे। ठीक है, वाटर कंटेंट को अगर तुम क्या कर रहे हो, वाटर कंटेंट को घटाओगे तो वर्केबिलिटी क्या होगी, 1/, वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। वाटर कंटेंट को अगर तुम घटाओगे, ध्यान रखना, ठीक है, तो वर्केबिलिटी क्या होगी हमारी, ये भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगी, बट हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
अगर वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट्स को अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेंट को बढ़ा दें, वाटर कंटेंट को बढ़ा दें तो वर्केबिलिटीज हमारी क्या होगी, घटेगी। और वाटर कंटेंट्स क्या है, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पे S2 है, ठीक है ना। कंक्रीट शुड कंटेन ऑप्टिमम वाटर कंटेंट फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है शेप ऑफ एग्रीगेट की। राउंड एग्रीगेट सरफेस एरिया, ठीक है, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, राउंड की बात हो रही है, ठीक है, वर्केबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्या हो रही है, एंगुलर सरफेस एरिया यहाँ बढ़ रही है तो वर्केबिलिटीज क्या होगी, घटेगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलोंगेटेड और फ्लैकनेस एग्रीगेट्स इज नॉट इन यूज, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट हो गया, ग्रेडिंग हो गया, ये सारी चीजें क्या है, डिपेंड करती हैं किस पे, ये सारे मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है स्लम्प टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये नहीं पूछेगा कि आपको कौन कौन से मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, बट यहां से पूछेगा कि स्लम्प टेस्ट के बारे में बताओ। लो वर्केबल अगर कॉन्क्रीट्स है, मीडियम वर्केबल कॉन्क्रीट्स है और हाई वर्केबल कॉन्क्रीट है, तीनों के लिए लो वर्केबल, मीडियम वर्केबल, हाई वर्केबल के लिए कॉन्क्रीट्स के लिए स्लम्प टेस्ट किया जाता है। एक स्लम्प कोन होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ऊपर जो होता है 100 mm, ठीक है, 200 mm, और ये कितना होता है 300 mm साइज का ये कोन होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, 4 लेयर्स में कंक्रीट्स को भरा जाता है। सबकी थिकनेस जो होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है। नंबर ऑफ ब्लोज मतलब जो है रॉड से हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कितना करते हैं, 25 बार क्या करते हैं, टैंपिंग करते हैं, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ जो हमारा टैंपिंग रॉड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुटाई करते हैं, वो कितना होता है, ठीक है ना, वो जो हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा 16 का क्या है, 16 डाया की होती है, ठीक है, डाया की टेम्पिंग रॉड होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्पिंग करते हैं, ठीक है, 16 mm डाया की, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, ठीक है, स्लम्प वैल्यू। अब देखो स्लम्प यहां पे आपको पूरा चीज समझ में आएगा। देखो ये हमारा क्या है, कौन था, स्लम्प कौन था, इसमें हमने क्या किया, टेम्पिंग किया, टेम्पिंग रॉड ये रहा, ठीक है। टेम्पिंग करने के बाद 3 कंडीशन जनरेट होती है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्या है, स्लम्प जो वैल्यू होती है ना उसको कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो कंक्रीट को जब हम स्लम्प मतलब कोन को जब बाहर निकालते हैं तो कंक्रीट्स क्या होती है, कोलैप्स होती है। तो इसके जो आउटर से, ध्यान से रखना, यहां से इस यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्पिंग रॉड रखा हमने और कंक्रीट्स को ऐसे क्या किया, कोन को निकाला, तो ये जो जितना मतलब कोलैप्स करती है ना, यही वैल्यू स्लम्प वैल्यू कहलाता है। ध्यान से समझना, ये मान लो कंक्रीट थी, मतलब ये स्लम्प कोन था, इसमें कंक्रीट है। अब इसको निकालने के बाद जो हमारी कंक्रीट सोई वो कुछ इस तरीके से ऐसे फॉल हो गई। तो यहाँ से ये जो फॉल हुई है, ये इसके बीच की जो ये होती है, यही इसी चीज को बोला जाता है स्लम्प वैल्यू, ठीक है। तो वेरी लो कब कहा जाएगा, 0 से 25 mm, ये IS कोड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये क्या है, IS कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल हमने लिया है। तो ट्रू स्लम्प क्या होगा, जहां पे सेम लेवल पहले की तरह होगा। सियर क्या होगा, कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलेगा तो इसको सियर स्लम्प बोलते हैं। और कोलैप्स स्लम्प में क्या होता है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कंक्रीट फॉर रोड वर्क, कंक्रीट अगर रोड वर्क के लिए है, ठीक है ना, तो जो स्लम्प वैल्यू है वो 20 to 40 mm होना चाहिए। मास कंक्रीटिंग करना है 25 to 50 होना चाहिए। ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क के लिए इतना होना चाहिए, ठीक है। हैवी आरसीसी के लिए इतना होना चाहिए। कॉलम के लिए कितना होना चाहिए, 75 to 100 mm होना चाहिए, ठीक है। ट्रू स्लम्प, सियर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प, तीनों के बारे में देखो अभी मैंने बताया। ट्रू स्लम्प क्या होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी लैप्स जो है, कोलैप्स यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का हुआ है तो इसको सियर स्लम्प बोलते हैं। पार्शियल यहाँ पे क्या हुआ है, कोलैप्स हुआ है। और यहाँ पे क्या है, कंक्रीट जो है पूरा कोलैप्स हुआ है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कोलैप्स स्लम्प, ठीक है। इफ द कंक्रीट स्लम्प स्लाइड डाउन इवनली इट इज कॉल्ड ट्रू स्लम्प, ठीक है। सियर, इफ 1/2% ऑफ द कोन स्लाइड डाउन, देखो
ये हाफ पोर्शन क्या है, बिल्कुल स्लाइड डाउन हुआ है, और यहाँ पे क्या है, पार्शली क्या है, इवनली स्लाइड हुआ है, ठीक है, कंक्रीट कोलैप्स हुआ है, तो इसको शियर स्लम्प बोलते हैं, ठीक है। कोहेसिव कंक्रीट को हम लोग कोहेसिव कंक्रीट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर कोलैप्स क्या है, मतलब हाई वर्केबल अगर कंक्रीट्स है तो इट मींस कोन कैसा होगा, कोलैप्स होगा, और इसी को हम लोग कोलैप्स स्लम्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्लम्प टेस्ट इज लेबोरेटरी एज वेल एज फील्ड टेस्ट। स्लम्प टेस्ट कैन मेजर वर्केबिलिटी एज वेल एज कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। स्लम्प से कंसिस्टेंसी और हमारा वर्केबिलिटी दोनों पता चल जाएगा। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 mm, इसको 38 mm कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ये कैसा है, लैब में है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसको साइड पे नहीं करते स्लम्प कोन की तरह, ठीक है। वैलिड फॉर वेरी लो वर्केबल कंक्रीट्स, किसके लिए अच्छा है, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट्स के लिए। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव बाय द अमाउंट्स ऑफ वर्क, ठीक है। देखो कैसे होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कैसे होता है, ध्यान से समझना। एक कोनिकल हॉपर है, ठीक है, यहां से हमने कंक्रीट्स को क्या किया, डाला यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ट्रैप डोर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रैप डोर होता है, ठीक है। यहां से खोला, फिर यहाँ आता है, फिर हमने कोनिकल हॉपर सेकेंड में लाया, फिर इसके बाद हमने कंक्रीट को कहाँ पे लाया, सिलेंडर में लाया, ठीक है। और सिलेंडर में लाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का एक यहाँ पे अरेंजमेंट होता है स्प्रिंग नुमा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आता है कंक्रीट तो उसके थिकनेस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, देखो, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज मोर एक्यूरेट एंड सेंसिटिव देन स्लम्प टेस्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कंक्रीट मिक्स फॉर मीडियम एंड लो वर्केबल कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.9 से 0.8। Concretes in very low workability on the order of 0.7 or below the test is not suitable because this concrete cannot be fully compacted or for compression in the manner described in test। अब देखो इसमें कैसे हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे यार, ठीक है। यहाँ से आया कंक्रीट्स, यहाँ पे आया, यहाँ से आके अल्टीमेटली यहाँ पे आया, तो कॉम्पैक्शंस का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। सेल्फ वेट का केवल यहाँ पे है। The test is should be made for the concrete with maximum size of aggregate should be ठीक है ना, ग्रेटर देन 40 mm। इट इज प्राइमरली डिजाइन फॉर लेबोरेटरी वर्क बट आल्सो कैन बी यूज इन द फील्ड, ठीक है। सैंपल ऑफ कंक्रीट शुड बी टेस्टेड इन द प्लेस जेंटली इन द अपर हॉपर एंड लेवल्ड, ठीक है। ट्रैप डोर इन द ओपन एंड अलाउ द कंक्रीट द फॉल इनटू द लोअर हॉपर, नीचे वाले पे आता है, यहां से हमने ट्रैप हॉपर को ओपन किया, यहाँ पे आ गया कोनिकल हॉपर, लोअर हॉपर में आ गया कंक्रीट। Stick to concrete in upper hopper at the side is gently pushed into lower one. The trap door will be lower hopper is opened and the concrete fall in the cylinder. Concrete फिर क्या होती है, इस cylinders में fall हो जाती है, गिर जाती है। The excess of concrete remaining above the level of the top of the cylinder should be cut off and removed. मतलब क्या है कि जो excess जो होता है concrete होगी उसको हम लोग remove कर देंगे, ठीक है। As rough guides the following relation between compaction factor and ये देखो compaction factor की वैल्यू 0.8 0.5 इतना होगी तो उसमें हमारा स्लम्प वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ेगा, कुछ डाटा है। वेट ऑफ द कंक्रीट शुड बी सिलेंडर इज डिटरमाइंड बाय द नियरेस्ट 10 ग्राम इन दिस नोन एज द वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक है। Cylinder is refilled with the concrete from the same sample with the 50 mm deep. Each layer should be being evenly removed and preferably vibrated as such obtain full compactions। मतलब क्या किया जाता है कि हम कंक्रीट्स को क्या करते हैं, फिर 50 mm डीप हम लोग कंक्रीट्स को लेते हैं, उसको हम लोग रेमर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका कॉम्पैक्शन किया जाता है और जो टॉप जो हमारा क्या होता है सरफेस ऑफ द फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज केयरफुली स्टक ऑफ लेवल विद द टॉप सिलेंडर, मतलब हटा दिया जाता है। The mass of concrete in cylinder should be measured and it is known as fully compacted concrete। देखो कुल मिला जुला के देखो, तुम कहोगे सोच रहे होगे सर क्या बता रहे हैं हम। कंक्रीट्स इसमें से कंक्रीट भरा हमने, फिर ट्रैप डोर से कंक्रीट्स यहाँ पे आती है, यहाँ से आके इसमें आती है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो हम यहाँ पे क्या करते हैं एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, जिसका सेल्फ वेट 10 ग्राम होता है, उसमें 50 mm डीप तक क्या करते हैं कंक्रीट्स को फिल करते हैं, जो एक्सेस होता है उसको रिमूव करते हैं, कट ऑफ करते हैं, उसके बाद इसको वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन करने के बाद क्या करते हैं वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है।
कॉम्पैक्टिंग करने के बाद जो वैल्यू हमारे आती है, उसके बाद कॉम्पैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट्स। इन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर बोलते हैं। अगर 0.85 आती है, ये वैल्यू कुछ दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। वीबी टेस्ट क्या होता है, ये भी जो स्लंप टेस्ट है ना, सेम उसी की तरह होता है, ठीक है। वर्केबिलिटी ध्यान से सुनना, जो हमारी दिस टेस्ट इज फाइंड आउट द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट हुज स्लंप इज लेस देन 50 mm, जिसका स्लंप जो है कंक्रीट का 50 mm से कम होता है, ठीक है ना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ये बहुत कम यूज होता है मेथड, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये ना समझे कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा या नहीं आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्लंप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोल्ड हैज सम सेम डायमेंशन ऑफ द स्लंप टेस्ट, मोल्ड का सेम जैसे ये है, ये देखो यहाँ पे सेम पहले जैसा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड इज प्लेस्ड ऑन वाइब्रेशन टेबल। आफ्टर फिलिंग द मोल्ड विथ कंक्रीट्स, मोल्ड इज रिमूव्ड इमीडिएटली एंड सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्लंप के लिए, स्लंप टेस्ट के जो हमारा आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी टेस्ट में क्या है डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपिटिटिव एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। फिर वही दोष आ गया, क्या आ गया, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है कि जो हमारी कंक्रीट्स होती है उसमें से देखो ये कोर सेग्रीगेट अलग हो गया है, इसी को सेग्रीगेशन बोलते हैं। यहाँ टाइम ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। ब्लीडिंग क्या होती है, कंक्रीट्स जो होती है उसमें से हमारा सीमेंट पेस्ट का, ये देखो कंक्रीट सुई है, इसमें क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो हमारा सीमेंट और जो वाटर है उसका जो स्लरी है जिसको जो है लिक्विड के फॉर्म में है, वो हमारा क्या है ऊपर आ जाता है जब सरफेस के, तो इसको हम लोग उसको बोला जाता है ब्लीडिंग। सिंपल सा है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेटियंस क्या होता है, देखो सीमेंट की जब स्लरी क्या होती है, जो हमारी सरफेस होती है, जिस मान लो कंक्रीट सरफेस पे सीमेंट स्लरी हमारी रह जाती है, तो कुछ दिन के बाद क्या होती है, जब सेट हो जाता है हमारा कंक्रीट, तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, जब हम इसको हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं ना तो झड़ जाता है, ठीक है ना, गिर जाता है, इसको हम लेटेंस के नाम से बोलते हैं इसको, ठीक है। सीमेंट एंड वाटर का स्लरी होता है, कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस इज वेरी डेंजरस सिंस द टॉप सरफेस विल वेदर आउट फास्ट विथ लार्जर सिंकेज क्रैक्स। If latency in the form of lift, it should be removed before next lift is placed. समझ में आ गया होगा, ठीक है, पिक्चर से। मेथड ऑफ क्यूरिंग मैंने पहले भी बताया था, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। मैंने अभी बताया था, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया था पॉन्डिंग करते हैं, वेट कवरिंग करते हैं, मेम्ब्रेन क्यूरिंग करते हैं, स्टीम क्यूरिंग के बारे में बताया था, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बाय इंफ्रारेड, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो एक इमेज यहाँ पे है, इससे समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला क्या है, पॉन्ड मेथड। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी का क्या करते हैं, छोटा छोटा डिश बना लेते हैं, ठीक है, क्यारी बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, पानी को डाल देते हैं। दूसरा क्या है, गनी बैग है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, छत पे डाल देते हैं, या जो भी हमारा कास्टिंग हुआ है वहां पे डाल देते हैं। ये क्या है, क्यूरिंग ऑफ बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा कह सकते हो इंफ्रारेड रेडिएशंस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ मशीनरी वर्क करते हैं जिसमें हम लोग बाय रेडिएशन हम लोग क्यूरिंग करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कम यूज होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट्स होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, और इसमें हीट जनरेट करके हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से स्ट्रेंथ की बात होगी, यहाँ पे बात होने वाली है कौन कौन सी स्ट्रेंथ की, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात होगी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात होगी, ठीक है। द मोस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इज कंप्रेशन। कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है, टेंशन में बिल्कुल वीक होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं। जो हमारी कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसका ओनली 10% क्या होता है, टेंशन में कंक्रीट रेजिस्ट कर पाती है। 90% क्या होता है, हमारी जो कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में अच्छा होती है, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। एक क्यूब होता है, इस क्यूब की साइज होती है 150 × 150 × 150, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी मान लो कंक्रीट्स की बात करते हैं, जैसे M20 ग्रेड का है, तो M20 ग्रेड्स का डिजाइन मिक्स जो हम कंक्रीट बनाते हैं, जो हमारे साइड पे जाती है, उसी साइड से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को इसमें डाल देते हैं। जैसे मान लो साइड पे M20 का
कास्टिंग होना है, तो उसी में कंक्रीट से हम लोग क्या करते हैं कि ये क्यूब होता है, इसी क्यूब में हम लोग वो कंक्रीट डाल देते हैं, कॉम्पैक्शन कर देते हैं और 28 दिन के लिए और 7 डेज के लिए क्या करते हैं इसको, मतलब नेक्स्ट डे इस जो क्यूब है इसको क्या करते हैं, जो हमारा ये हमारा क्या है जो हमारे क्या है क्यूब है इसको निकाल देते हैं और उसके बाद क्यूब जो कंक्रीट क्यूब होती है उसको हम लोग क्यूरिंग टैंक में 27 डिग्री सेंटीग्रेड +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे छोड़ देते हैं, ठीक है, 7 डेज और 28 दिन के लिए। और उसके बाद हम लोग यूटीएम मशीन में लाते हैं, कुछ इस तरीके से यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, इसमें कंक्रीट्स को इस तरीके से रखा जाता है और 2000 किलो न्यूटन्स का क्या किया जाता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से लोड को लगाया जाता है। और जैसे मान लो M20 है तो 28 दिन पे जो इसकी वैल्यू है 20 MPa से कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यही है हमारा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सारा यही है, आप पढ़ लेना भाई, यहाँ पे जो लिखा है मैं सब बता दिया हूँ, ठीक है, बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है लोड अपॉन एरिया होता है, ठीक है, जो लोड आएगी जो हमारा जो एरिया होता है क्यूब का उसको जब करेंगे तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। आईएस कोड कहता है कि जो क्यूब्स है 100 अगर सेंटीमीटर का है प्रोवाइड द एग्रीगेट साइड शुड नॉट एक्सीड 19 mm। अगर 100 × 100 × 100 mm का अगर क्या है क्यूब है हमारा तो उस समय 19 mm से ज्यादा एग्रीगेट हम नहीं रख सकते कंक्रीट में, ठीक है, ये बोलता है, ठीक है। और इंडिविजुअल जो है 15 ±15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फ्लेक्सुरल टेस्ट, ठीक है। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंक्रीट्स में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं, मैं भाई इसको छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आएगा भी मत लिखना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अरे यार कंक्रीट्स में फ्लेक्सुरल टेस्ट की कोई मतलब नहीं है, ठीक है, देखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पॉइजंस रेशियो इंपॉर्टेंट है। ये पॉइजंस रेशियो क्या होता है, ठीक है। पॉइजंस रेशियो लेटरल लोड अपॉन लॉन्गिट्यूडनल लोड, ठीक है, दोनों का नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। Under unit compression, unit axial expansion of the concrete is about 1/6 to 1/12 in the unit strain in the direction of applied force for the ordinary range of working stress। जो ठीक है, इसकी जो रेंज आती है म्यू की, ध्यान से समझना, कंक्रीट्स के लिए 0.15 से 0.25 के बीच में नॉर्मल कंक्रीट्स की होती है, ठीक है। पॉइजंस रेशियो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रीप क्या होता है, क्रीप क्या होता है कि जो हमारी मान लो स्लैब है और जैसे मान लो कि ये छत है, छत के नीचे क्या है, यहाँ पे ब्रिक वर्क है, मान लो ये ब्रिक वर्क है, तो बहुत टाइम के बाद क्या होता है, क्रीप क्या होता है, यहाँ पे ना लोड के कारण यहाँ पे डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे ना क्रैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है अंडर द टाइम ऑफ द लोड इज क्रीप, मतलब सेल्फ वेट के कारण एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, बट वो क्या होता है, बहुत माइनर होता है, बहुत टाइम के बाद देखने को मिलता है, ठीक है ना। अंडर लोड उसी को हम लोग क्रीप बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज इंक्रीज द स्ट्रेन इन कंक्रीट विद टाइम अंडर सस्टेन स्ट्रेस। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक फ्लो और टाइम यील्डिंग। द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीज विद टाइम, ये क्या होता है, टाइम के साथ घटता है। एंड द क्रीप स्ट्रेन एट 5 years आर टेकन एट टर्मिनल वैल्यू, 5 साल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिलती है, उसके बाद ये घटता है, ठीक है। श्रिंकेज आता है, श्रिंकेज जानते ही हो, अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ कंक्रीट इन द अब्सेंस ऑफ लोड, लोड के अब्सेंस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है कंक्रीट्स का, वहां पे हमें श्रिंकेज देखने को मिलता है, ठीक है। प्लास्टिक स्टेज में होता है कंक्रीट्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हार्ड होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, श्रिंकेज देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हमें श्रिंकेज को फाइंड आउट करना है तो हम सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 0.00125 इंटू 0.9 माइनस एच से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एच क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, द रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीज विद टाइम, ठीक है, ठीक है। स्कोरर्स फॉर्मूला। इसके बाद आता है इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिक रेंज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, 5000 अंडर रूट FC ये क्या है, अंडर रूट FC होता है, ठीक है। और जो मॉडुलस ऑफ कंक्रीट जो होती है वेरीज करती है 14 × 10⁻³ से 40 × 10⁻³ न्यूटन पर mm², ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना भाई, ठीक है ना, इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। मेरा बस ये था कि मैं मैक्सिमम कंटेंट को लाऊं, आप वीडियो को पॉज करो और देखो। मैं चाहता तो कई स्लाइड को हटा सकता था, पर मैं किसी स्लाइड्स को नहीं हटाया क्योंकि मैं मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूं, ठीक है। आप क्या करिए, मेरा यही कुछ सोच था कि आप कम से कम एटलीस्ट आप एक बार वीडियो पॉज करिए, कम से कम पढ़िए इसको, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके आउट ऑफ माइंड हो या आउट ऑफ सिलेबस हो, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने यूनिट 3 को पूरे, जो हमारा यूनिट 3 था, पूरे जो हमारा सिलेबस था, सारे सिलेबस को हम लोगों ने कवर किया एक ही लेक्चर्स में, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।